नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रोहतक से है, जहां सीएम का एक दिवसीय दौरा। रोहतक में सीएम का एक दिवसीय दौरा। पीजीआईएमएस परिसर में हेलीपैड पर उतरेगा विमान। एनआर कॉलेज में कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राज्य विज्ञान प्रदर्शनी में होंगे शामिल। महाराजा अग्रसेन सामुदायिक केंद्र का करेंगे लोकार्पण। रोहतक सीएम का एक दिवसीय दौरा। पीजीआईएमएस परिसर में हेलीपैड पर उतरेगा विमान। एनआर कॉलेज में कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राज्य विज्ञान प्रदर्शनी में होंगे शामिल। महाराजा अग्रसेन सामुदायिक केंद्र का करेंगे लोकार्पण। रोहतक में सीएम का एक दिवसीय दौरा। पीजीआईएमएस परिसर में हेलीपैड पर उतरेगा विमान। एनआर कॉलेज में कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राज्य विज्ञान प्रदर्शनी में होंगे सीएम शामिल। महाराजा अग्रसेन सामुदायिक केंद्र का करेंगे लोकार्पण। रोहतक से ये बड़ी खबर। सीएम का एक दिवसीय दौरा। पीजीआईएमएस परिसर में हेलीपैड पर उतरेगा विमान। एनआर कॉलेज में कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राज्य विज्ञान प्रदर्शनी में सीएम होंगे शामिल। महाराजा अग्रसेन सामुदायिक केंद्र का करेंगे लोकार्पण। सेक्टर 21 में है सामुदायिक केंद्र। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रोहतक से, जहां सीएम एक दिवसीय दौरा करेंगे। महाराजा अग्रसेन सामुदायिक केंद्र का लोकार्पण करेंगे। रोहतक से ये बड़ी खबर। सीएम का एक दिवसीय दौरा। पीजीआईएमएस परिसर में हेलीपैड पर उतरेगा विमान। एनआर कॉलेज में प्रदर्शनी में होंगे शामिल। बड़ी खबर रोहतक से। सीएम का एक दिवसीय दौरा। पीजीआईएमएस परिसर में हेलीपैड पर उतरेगा विमान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर जुलाना से है। एनएलओ हल्का कार्यकारिणी की बैठक आज होगी। आज होगी हल्का कार्यकारिणी की बैठक। ये बड़ी खबर आपको जुलाना से बता रहे हैं। एनएलओ हल्का कार्यकारिणी की बैठक आज होगी। हल्का कार्यकारिणी की बैठक। अभय सिंह चौटाला होंगे मुख्य वक्ता। बड़ी खबर जुलाना से। एनएलओ हल्का कार्यकारिणी की बैठक आज होगी। हल्का कार्यकारिणी की बैठक। ये बड़ी खबर जुलाना से। एनएलओ हल्का कार्यकारिणी की बैठक आज होगी। हल्का कार्यकारिणी की बैठक। अभय सिंह चौटाला होंगे मुख्य वक्ता। जुलाना से ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। एनएलओ हल्का कार्यकारिणी की बैठक आज होगी। हल्का कार्यकारिणी की बैठक। बड़ी खबर जुलाना से। एनएलओ हल्का कार्यकारिणी की बैठक आज होगी। हल्का कार्यकारिणी की बैठक। अभय सिंह चौटाला होंगे मुख्य वक्ता। जुलाना से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एनएलओ हल्का कार्यकारिणी की आज बैठक होगी। आज होगी हल्का कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें अभय सिंह चौटाला मुख्य वक्ता होंगे। जुलाना में एनएलओ हल्का कार्यकारिणी की आज बैठक है। खबर गुरुग्राम से है, जहां डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 पहुंचे। आपको बता दें कि राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है, जिसके बाद वो गुरुग्राम पहुंचा। आपको बताते चलें कि 7 फरवरी से 27 फरवरी तक राम रहीम फरलो पर रहेगा। इस दौरान राम रहीम की सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात दिखा। वहीं राम रहीम को फरलो मिलने पर सीएम मनोहर लाल का भी बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि 3 साल की कैद काटने के बाद किसी को भी फरलो लेने का अधिकार है। आपको बता दें कि 7 फरवरी से 27 फरवरी तक राम रहीम फरलो पर रहेगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 पहुंचा। आपको बता दें कि राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। इस दौरान राम रहीम की सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात दिखी। वहीं राम रहीम को फरलो मिलने पर सीएम मनोहर लाल का भी बयान सामने आया है। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि 3 साल की कैद काटने के बाद किसी को भी फरलो लेने का अधिकार है। आपको बता दें कि राम रहीम की फरलो पर बोले सीएम मनोहर लाल। उन्होंने कहा कि 3 साल की कैद काटने के बाद किसी को भी फरलो लेने का अधिकार है। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है, जिसके बाद वो गुरुग्राम पहुंचे। 7 फरवरी से 27 फरवरी तक राम रहीम फरलो पर रहेगा।
और इस दौरान राम रहीम की सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात दिखी। वहीं राम रहीम को फरलो मिलने पर सीएम मनोहर लाल का भी बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि 3 साल की कैद काटने के बाद किसी को भी फरलो लेने का अधिकार है। आपको बताते चलें, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 पहुंचे। आपको बता दें कि राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है, जिसके बाद वो गुरुग्राम पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साल 2014 के बाद लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। राज्य बीजेपी निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी पिछले 7.5 सालों में प्रदेश सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। तो वहीं राम रहीम की फरलो को लेकर सीएम ने कहा कि फरलो पर जाना आम कैदी का अधिकार है। इसके चुनाव के संबंध में कोई मतलब नहीं निकलता है। 13-14 तो बाद देश ने जिस तरह बीजेपी का ग्राफ बढ़िया है, लगातार स्टेट बाय स्टेट अगे वध रहे हैं। 10 साल असी सेंटर का भी जरा चोणा है वो भी हुण अगले चोण तो पहला पूरी होणगियां। और जेड़े राज पहला बीजेपी इन्हें विश्वास रखते सी उत्थे तो बीजेपी है ही है, लेकिन जी होर स्टेटा ने जिथे कदे भी बीजेपी आई नहीं, इन्होंने 10 साल बहुत सारिया स्टेटा बीजेपी च आई हैं। सिस्टम ने बने भावें वो संविधान है, कानून है, उस हिसाब नाल सारे समाज नूं पता है कि ये चीज़ां किवें किवें हुंदियां ने। अगर फरलो अज मिली है तो यदा मैं समझना कोई चोण दे नाल कोई संबंध नहीं है, ये तो संयोग है। और संयोग यह है कि जी जानकारी सबनों है कि कोई कैदी 3 साल अपने कैद नूं टाइम पूरा करने तो बाद फरलो वास्ते वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने तो बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जो रोल होंगे वो अपने हिसाब नाल रोल देखते कि इसका कोई असर अदरवाइज होएगा कि नहीं होएगा। एक प्रक्रिया है, जेल अथॉरिटीज की है, पुलिस की है, बाकी सब की है। उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने अपने हिसाब नाल निरीक्षण किया और इवन कोर्ट्स के बहुत सारे फैसले ने कि 3 साल तो बाद कोई भी कैदी फरलो लेना चाहता तो ले सकता है। राम रहीम की फरलो पर जेल मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि 3 साल की सजा के बाद हर कैदी के फरलो का अधिकार है। राम रहीम की फरलो के पीछे किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। राम रहीम की भी जेल में 3 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए राम रहीम को भी फरलो दी गई है। एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब कोई कैदी 3 साल कंप्लीट कर लेता है जेल में तो उसके बाद फरलो मिलती है, और तब से ये सदा से चला आ रहा है। बाबा कोई अलग नहीं थे, ये भी एक कैदी थे, सामान्य कैदी थे। तो जो इन्हें आपकी फरलो मिली है वो इसने डिविजनल कमीशन ने दी है। उनके देने के बाद हमें ऑर्डर आता है, हमें उन्हें देना। हमारी रखवाली है कि जेल में उन्हें ठीक रखना, ड्यूटी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप देना, जब वापस आए तो हमें ले लेना। हमारा खाली इतना रोल बनता है। एक रेगुलर सजा की बात है वो हुई है। अगर ये है उनके 3 साल आज से 4 महीने पहले हो जाते तो तब फरलो मिल जाती है। अब ये तो समय पे, ये तो इत्तेफाक है कि पंजाब के चुनाव उन्हें मिल गई, उसमें कोई फर्क नहीं। 3 साल पे मिलती है, 3 साल होने के बाद। नमस्ते सर। चंडीगढ़ में प्री बजट को लेकर सीएम मनोहर की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस बैठक में कैबिनेट और राज्य मंत्रियों समेत हरियाणा सरकार के कई प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे। इस बैठक में प्री बजट को लेकर जहां चर्चा की गई, तो वहीं बैठक के दौरान मिलने वाले सुझावों को भी मुख्यमंत्री बजट में शामिल करने पर जोर देते नजर आए। आपको बता दें कि मौजूदा हरियाणा की जो सरकार है, वहां मनोहर सरकार ने प्री बजट पर चर्चा को लेकर नई पहल शुरू की थी। पिछले 3 साल से हम बजट से पूर्व या बजट के मध्य में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो भी विधायक, सांसद या अलग अलग प्रकार से चर्चा में जिन लोगों को शामिल करना होता है, उनको हम बजट तैयार करने के लिए सुझाव मांगते हैं। उनके मूल्यवान सुझाव जो हैं वो बजट के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सके, इसकी कोशिश करते हैं। उसी संदर्भ में
इस बार सभी विधायक और सांसदों को पत्र लिखा गया है कि लिखित में तो अपने सुझाव भेजें, लेकिन आज सभी विभागों के हमारे सेक्रेटरीज और साथ में हमारा मंत्रिमंडल सब लोग साथ बैठे। लगभग 3.5 घंटे इस बैठक में हर विभाग की मोटे रूप से नए विषय क्या हो सकते हैं, क्या सुझाव आ सकते हैं, कौन सी स्कीम शुरू की जा सकती हैं, कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। केंद्र का बजट चूंकि घोषित हो चुका है, वहाँ के एस्टिमेट्स, उसमें से भी कुछ चीज़ें ध्यान में आई कि इन चीज़ों को हम अपने बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा बजट पूर्व की एक प्रकार का ये परामर्श की एक बैठक थी। तो आज अभी परामर्श हुआ है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि केवल परामर्श तक ये विषय था, कोई चीज़ निर्णय या कोई फाइनल ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि ये क्लोज डोर मीटिंग होती है और इसमें बजट की सारी चीज़ें जब तक फाइनल ना हो तब तक वो बताना उचित वैसे भी नहीं है, इसलिए अभी परामर्श बैठकें हैं। परामर्श बैठकों में कोई विषय फाइनल नहीं होता है, इसलिए जो कुछ होगा जिस दिन बजट के प्रथम दिन या बजट के एस्टीमेट्स प्रस्तुत किए जाएंगे उसी दिन ये सारी जानकारी बताई जाएंगी। बल्कि उसके बाद भी बजट के समय में जो नए सुझाव आते हैं उन सुझावों को भी अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण होता है तो उसको भी एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर इंक्लूड करके उसमें शामिल किया जा सकता है। हमने बजट अभी प्रस्तुत किया नहीं है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि हर विपक्ष के नेता ने अभी इसी समय लिख के रख लिया होगा कि बजट जिस दिन पेश होगा उस दिन मैंने क्या कहना है। इसलिए विपक्ष के इन सब विषयों को बने बनाए गड़े गड़ाए विषय होते हैं, चाहे वो केंद्र का बजट हो चाहे प्रदेश का हो, इसलिए ये सारी बातें तो उनको कहनी होती हैं। जब वो व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो सब कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा बजट पेश किया, हमारी बात पूछी सुनी। आपको ध्यान में होगा 3 वर्ष पहले मैंने बजट जब आंकड़े प्रस्तुत किए थे, विधायकों के नाम ले लेकर के बताया था ये सुझाव इसका था, ये इसका था, और उसमें अधिकांश विपक्ष के लोग भी थे। वो उसके बाद फिर बोल नहीं पाए, क्योंकि हर एक का नाम ले लेके बताने के बाद उनको लगता है कि हमारी तो पोल पट्टी खुल जाएगी, हमारा सुझाव था, इन्होंने माना, अब हम क्या कहें। इसलिए बहुत कम आलोचना हुई। हम चाहेंगे कि इस बार भी अगर विपक्ष के लोग सामने आकर के कुछ सुझाव देते हैं तो निश्चित उसका उल्लेख करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज सोनीपत पहुंचे और सोनीपत रेस्ट हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बताते हुए कहा कि लूट मचाने के लिए ये गठबंधन किया गया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस राज्य में प्रदेश बेरोजगारी और अपराध हुए नंबर 1 होता जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश और मणिपुर में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड, गोवा यहाँ कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में कल मैं गया था। उत्तर प्रदेश में जो पहले स्थिति हमारी बहुत बेहतर स्थिति कांग्रेस की होगी, लोगों का काफी रुझान कांग्रेस की है, तो इन 3 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनने जाएगी। पंजाब के बारे में क्या कहना चाहते हो? कांग्रेस की सरकार बने तो पंजाब, गोवा, उत्तराखंड कांग्रेस की सरकार बनेगी। उनका तो इलेक्शन में ये था, एक 75 पार कर रहा था, एक दूसरे जमुना पार कर रहा था। अब दोनों यार बने हुए स्वार्थ में, काय का समझौता उनका, अपने स्वार्थ की दोस्ती है उनकी, समझौता है। जो लूट में हिस्सेदारी का समझौता है, जो प्रदेश में लूट मची हुई है किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकार को चाहिए कि एक नौकरी दें सारे परिवार को, जो शहीद हुए किसान, उनको जो शहीद का दर्जा देके वो उनका कंपनसेशन देना चाहिए परिवार। एनएलओ सुप्रीमो ओपी चौटाला ने तो शाम की पंजाबी धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में उन्होंने एनएलओ कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है और कार्यकर्ता की पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने साजिश के तहत मुझे जेल पहुंचाया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपनी कठोर मेहनत से पार्टी को जिंदा रखा और पार्टी संगठन को और भी मजबूत बनाया। विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन पूरे देश में सबसे मजबूत है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये एक लुटेरी सरकार है, देश का पूरा पैसा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में चला गया है। नंबरदारी की
जो पाले बढ़वाई, एक नई मिसाल शुरू करी थी। इसी तरह से किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। और ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। इस गलत सरकार ने, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस लुटेरी सरकार ने लोगों के पैसों को लूटने के लिए इस प्रकार की कानून बनाए, जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश का सारा पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगी घराने हैं, ये अंबानी अडानी जैसे लोग, उनके पास गया और उनसे ये सीधा पैसा लेके खा रहे। और उसका नतीजा ये है कि आज हरियाणा प्रदेश की सरकार की सर पर 250 लाख से भी ज्यादा का कर्जा है। आपसे एक ही विनम्र निवेदन करूंगा कि संगठन को मजबूत बनाना आपकी विशेष जिम्मेवारी, और अतीत में आपने संगठन को बहुत मजबूत किया, ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाया था, और फिर एक दुष्प्रचार किया कि मैं चुटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी से बहुत ही सम्मानित राष्ट्रीय प्रवक्ता इनेलो जननायक चौधरी देवीलाल, लोग उनको जगत पाल के नाम से जानते हैं। बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सक्रियता बढ़ा दी है, साथ ही टीमें गठित कर जिम्मेवारियां भी लगा दी हैं। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में एक बैठक लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव एवं पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि शीघ्र ही पूरे राज्य की करीब 51 नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। तैयारी में पूरी बीजेपी की टीम लगी हुई है। इसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने राज्य स्तरीय टीम भी बना दी है। वहीं कुरुक्षेत्र की जिम्मेवारी करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता और यमुनानगर के मेयर मदन चौहान की है, वो संयोजक बनाए गए हैं। बेदी ने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले में 5 नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के चुनाव ड्यू हैं। इनके लिए विस्तार को जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। स्थानीय स्तर पर भी 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि शाहबाद में अभी से नगर पालिका चुनाव के सक्रियता बढ़ा दी है। चरखी दादरी जिले के जेवली गांव में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल मृतक के जो पिता हैं, उन्होंने बताया कि उनका लड़का शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करता था, जहां पर कुछ लोगों ने उनके लड़के के साथ मारपीट करके उसकी हत्या कर दी। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि परिजनों के बयान के मुताबिक मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें से 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। शिवली गांव का राकेश है, जो फ्रंट में शराब के ठेके पे सेल्समैन था। उसके साथ वहां पर मारपीट की गई है। उस मारपीट की आई चोटों की वजह से इसकी मौत हुई है। तो पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी परिजनों को दे दी है। मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन। रेवाड़ी में नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक व्यापारी से लूट की और लूट में उन्होंने 22,000 कैश और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। वारदात बावर एरिया के औद्योगिक क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि व्यापारी अपनी दुकान पर जा रहा था, उसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बावल में अनाज मंडी के पीछे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ एक वारदात अभी हुई है। ये एक भाई हैं जो तिवाड़िया मोहल्ले से और अपने आते हैं अपने शॉप के ऊपर, तो इनसे
अभी कुछ मोटरसाइकिल सवार लोग थे, उन्होंने पैसे और मोबाइल इनसे छीना है। तो उसमें अभी इनका लेके इन्फॉर्मेशन और SHO कसोला, SHO बावल, CIA रेवाड़ी, CIA धारवाड़ा सारी टीम्स लगी हुई हैं और जल्दी ही करेंगे इसके। प्रदेश भर के कई जिलों से सैकड़ों किसान करनाल के सेक्टर 12 पहुंचे, जहां मुआवजे की मांग को लेकर उन्होंने धरना दिया। किसानों ने कपास के मुआवजे की मांग को लेकर 2 दिनों के धरने पर हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि मुआवजा नहीं मिला तो प्रदर्शन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का मुआवजा है, उसको लेकर हमारी स्पेशल मांग है, क्योंकि सरकार एक तरफ तो ये बोलती है कि हमने किसानों का मुआवजा दे दिया, लेकिन हम भी किसान हैं। सरकार ना ऊपर से ये बोल रही है मुआवजा दे, लेकिन अब जब आप धरातल में जाके देखोगे तो ना कहीं मुआवजा मिला है और किसान बिल्कुल सड़कों पे आ चुके हैं। और 1 साल से जैसे दिल्ली में बैठे थे, वहाँ तो खर्चा तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सरकार कोई हमारी सुविधा नहीं कर। चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्करों की ओर से अपनी मांगों को लेकर काफी समय से लघु सचिवालय परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी वर्करों ने शहर में रोष प्रदर्शन करते हुए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए धरना प्रदर्शन को 14 फरवरी तक बढ़ाने और आंगनबाड़ी वर्कर पर कोई भी विभागीय कार्रवाई न करने की बात कही। साथ ही जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने विभाग की ओर से दिए जा रहे दिशा निर्देश का पालन करते हुए ड्यूटी पर लौटने की बात कही। हड़ताल आगे बढ़ाने का नोटिस, पहले हमारी हड़ताल का नोटिस 5 फरवरी तक का था और 5 फरवरी से आगे 15 फरवरी तक हमारी हड़ताल आगे बढ़ेगी। उसी का नोटिस हमने हड़ताल बढ़ाने का हमारी PO मैडम को दिया और साथ ही साथ हमारी मांगों का ज्ञापन भी दिया है कि जो हमारी कोई नई मांग नहीं है, जो 2018 की मांग CM और PM साहब ने खुद अपने मुंह से कही थी, हम वही मांग रहे हैं, कोई नई नहीं मांग। खबर कैथल से है, जहां सचिवालय में आंगनबाड़ी और हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने धरना प्रदर्शन करते और नारेबाजी करते हुए सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताई। वहीं उन्होंने बताया और आगे बढ़ गया है हड़ताल 15 फरवरी तक निर्णय लिया है उन्होंने बढ़ाने का। साथ ही कहा है कि हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द बातचीत करके हमारी मांगों का हल करेगी। टीवी पे बोले थे, वो बोल रहे कि भी हम पक्की नहीं करेंगे। पक्की की तो कोई अभी बात भी नहीं हो रही, बात तो आपकी जुबान पे हो रही है। जो आपने बात की 1500 और 750 जो मोदी सरकार के पास से आए हुए हैं, ठीक है जी, और आपकी है अर्ध कुशल और कुशल, वो तो आप पे बात हो रही है जी। अब देखो जी, हमने 15 तारीख का ये प्रोग्राम रखा है कि 14 तारीख को हमने करनाल में धरना लगाना है और जब तक हम सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी, हमें यह धरना चालू रखेगा। खबर झज्जर से है, जहां ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। दरअसल ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिस वजह से उन्हें भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से शीघ्र वेतन दिलाए जाने की मांग की है। समस्या ये है जी, 4 महीना लग गया जी, अब तक कोई तनख्वाह नहीं। बच्चों का पढ़ाई की फीस कहाँ से दे जी, और ये घर का राशन कहाँ से दे जी, दुकान वाला नाट जाता है। अधिकारियों को बोला है, अधिकारी को जो पहले दे दिए 2 बार अपने ज्ञापन दे चुके हैं जी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं जी। एक तो जी तनख्वाह नहीं आ रही, 4 महीने हो लिए, 4 महीने से हमारा बच्चों का पालन पोषण क्या होगा, हम क्या खाएं। दुकान वाला दुकान से सामान देने से नाट गया, क्यों? पैसे नहीं मिलेंगे तो सामान कहाँ से आएगा। भिवानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से अब भिवानी की सड़कों पर ट्रैफिक लाइट लगेंगी। हालांकि पहले भी ये लगाई गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों तक चलने के बाद ये अब काफी सालों से खराब पड़ी थी।
अब भिवानी प्रशासन उसे ठीक करवाने में जुटा हुआ है ताकि इसे दोबारा से चलाया जा सके। बता दें कि भिवानी में यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से भिवानी की सड़कों पर लाइट लगेगी। ये लाइट ट्रैफिक को सुधारने के उद्देश्य से लगाई जा रही है ताकि सड़कों पर कोई दुर्घटना न घटे। वहीं लोगों ने कहा कि यातायात की व्यवस्था अब सुधरेगा। ये बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि यहाँ मेन घंटाघर चौराहा है यहाँ पर, और मेन व्यापारी भी और सभी जो भिवानी का वर्ग है यहीं से एंट्री होती है। तो प्रशासन की अच्छी एक पहल है। जो लाइटें खराब थी ठीक हो जाएंगी और प्रशासन जो ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी तरीके से हो जाएगी। सुल्तानपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला सुल्तानपुर कंवारी रोड का है, जहां में मनरेगा के तहत रोड पर काम चल रहा था। तभी एक ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने महिला मजदूर को कुचल दिया, जिसके चलते 2 महिला मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 4 महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं लोगों की माने तो जो ट्रक चालक है वो लापरवाही से ट्रक चला रहा था। वो ट्रैक्टर आया ईंटों का फुल स्पीड में था और उसका कोई बैलेंस नहीं हुआ। जो हमारे मजदूर काम कर रहे थे सीधा उन्होंने उसको ऊपर चढ़ा दिया, जिसमें 2 की मौके पे मौत हो गई और 5 इंजर्ड। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।